देखिएगा अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। सबसे पहला है पैरामीट्रिक फॉर्म, और इसको हम सेक्शन फार्मूले से पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ये दो पॉइंट हैं ए और बी। ए पॉइंट का है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को नोटेशन करता है, बी पॉइंट है वो Z2। इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने Z ले लिया, तो ये जो Z है ये इस लाइन को दो हिस्सों में बांटेगा, दो रेशियो में। तो एक रेशियो जैसे हम सेक्शन फॉर्मूले में m और n करते थे, यहाँ पर t और 1 - t करेंगे। ठीक है, t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी आपके पास। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए m और n रेशियो नहीं हो सकता, t और 1 - t ही होगा। तो इस z पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। या आप इसको 1 - t ले सकते हैं, इसको t ले सकते हैं, तो उल्टा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो t इंटू में Z2 प्लस 1 - t इंटू में Z1, ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं सेकंड में डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, PA प्लस PB किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। तो PA क्या है आपके पास, Z - Z1 का मोड है तो लेंथ, ये लेंथ PA प्लस PB, और ये लेंथ किसके इक्वल है, AB Z2 - Z1। ठीक है, जैसे वेक्टर में होता है, इस पॉइंट में से पॉइंट घटा देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वेक्टर PA का मैग्नीट्यूड PB का A। अब यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट के ऊपर हम इसका कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तीसरा। तो कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z1 जैसे वेक्टर में होता है। अब ये लाइन AP लाइन, PB लाइन और AB लाइन, अगर डायरेक्शन यही लेके चलते हैं, और AB लाइन, तीनों की तीनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं इसी डायरेक्शन में, तो इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप इक्वल होने का मतलब एंगल है इक्वल होगा। तो क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z1, Z - Z1, इसका आर्ग्यूमेंट Z2 - Z1 और Z2 - Z। ठीक है, देखिएगा Z माइनस में Z1। ठीक है, उसके बाद Z2 - Z2 माइनस Z1, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ से Z माइनस Z1, Z2 - Z1 और Z2 - Z, तीनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो इनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन बदलती Z - Z1 और Z - Z2, तो देखो Z - Z1 ये और Z - Z2 ये, एक ये डायरेक्शन लेके चलते हैं और एक ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, तो एंगल में पाई का डिफरेंस आ जाता है, एंगल पाई बन जाएगा। तो इनका आर्ग्यूमेंट आपस में इक्वल नहीं होगा। जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनका एंगल तो सेम आपके पास, अगर डायरेक्शन बदल देते हैं तो इसका एंगल और इसका एंगल, अगर ये एंगल 0 है तो ये एंगल पाई बन जाता है आपके पास। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, इनका आर्ग्यूमेंट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर के जैसे बिहेव करेगा। स्लोप से हम इसका निकाल। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर। तो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर कहता है, या आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट Z1 और एक पॉइंट Z2, दो पॉइंटों से जो लाइन पास होगी उस लाइन की इक्वेशन आपके पास, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। कहता है Z कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, और थर्ड ये आपके पास 1 1, इसको हम रो बोलते हैं, इसको कॉलम। और ये जो डिटरमिनेंट है ये आपके पास किसके इक्वल रख देंगे, 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये आपको +2 में सिखाया जाएगा डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, ऑपरेशन लगा के हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। लेकिन आपने इतना ज़रूर ध्यान देना है, इसका डिटरमिनेंट ये आएगा, Z इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट इंटू Z1 माइनस Z2, प्लस में Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 इजिकल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, 2 पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखते हैं, ये इसका प्रूफ है भाई आपके पास। भाई ये आपके पास आया, तो ये आया कैसे, देखिएगा आपके पास ये Z इजिकल टू ये आपके पास है
ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, Z2 को इस साइड में ले आएंगे, यहाँ से T की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों साइड में कॉन्जुगेट कर देंगे, यहाँ से भी T की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों साइड में T को इक्वल रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सोल्व करने के बाद आपके पास है ये इसका प्रूफ है, ये इक्वेशन आई। तो आई कहाँ से? दूसरा इसका प्रूफ आपके पास क्या है, रोटेशन कॉन्सेप्ट से भी हम इसका प्रूफ ले सकते हैं, ठीक है। तो एंगल BAP या तो 0 होगा या पाई होगा। BAP इनके बीच का एंगल क्या होगा, या तो 0 बोल सकते हैं, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या पाई बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1, इनके बीच का, दो लाइंस के बीच का एंगल 0 है, डायरेक्शन सेम है तो 0 है, अपोजिट डायरेक्शन है तो पाई ले के चलते हैं, ठीक है। या ये Z1 माइनस Z2 है तो इसकी जगह पे Z2 माइनस Z1 कर सकते हैं, या Z1 माइनस Z2, फ़र्क करेंगे आपके पास, सेम डायरेक्शन लेंगे तो 0, अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो पाई। तो आर्ग्यूमेंट अगर 0 या पाई है तो आर्ग्यूमेंट 0 कहाँ पर होता है, आर्ग्यूमेंट 0 इस लाइन पे होता है और पाई इस लाइन, सेम डायरेक्शन है तो 0, अपोजिट डायरेक्शन लेके चलते हैं तो पाई। अगर ये तीनों पॉइंट इस डायरेक्शन में लेते हैं तो 0, अगर 2 पॉइंट यहाँ पर 1 पॉइंट इस डायरेक्शन में लेते हैं तो पाई। तो 0 और पाई के ऊपर आपके पास इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे तीनों पॉइंट्स, और ये आपके पास रियल एक्सिस है, तो इसका आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये रियल एक्सिस पे होगा या प्योरली रियल होगा। रियल एक्सिस पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो प्योरली रियल होगा, इसका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसका इमेजिनरी पार्ट है 0 हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास हम देखेंगे, ठीक है। अब प्योरली रियल है तो इसका अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2 ले लिया, प्योरली रियल है तो 2 का और 2 का कॉन्जुगेट हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि इसके अंदर आयटा आएगा नहीं तो साइन चेंज होगा नहीं। तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में आपको बताया था। तो अगर प्योरली रियल है तो वो और उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, हमेशा इक्वल आएगा। ये कॉन्जुगेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद आपके पास जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जर्नल फॉर्म आपके पास ये हम पहले करवा चुके हैं, इसका प्रूफ भी करवा चुके हैं। पहले सर्कल करवाया था, उसके बाद सर्कल के अंदर x² + y² को ख़त्म कर देते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर ये आपको बता दिया था। AZ कॉन्जुगेट प्लस A कॉन्जुगेट Z प्लस B आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आपके पास जर्नल फॉर्म के अंदर बोल ली जाएगी। A आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है A और Z, लेकिन B आपके पास कोई भी रियल नंबर है। अब देखिएगा ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। A और B आपके पास कोई भी 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो ये A पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट Z1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट Z2। तो कोई भी लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है जर्नल फॉर्म में आपके पास। जैसे ये कोई भी लाइन है तो Z1 और Z2 इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। ये मान लिए लाइन आपने आगे कर दी, ये लाइन थी आपके पास कोई भी, और इस लाइन के ऊपर Z1 और Z2 कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। जब Z1 और Z2 कोई भी 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो Z1 भी सेटिस्फाई करवाएगा, Z2 भी सेटिस्फाई करवाएगा। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। अब हम निकालते हैं स्लोप। जैसे इस फॉर्म के अंदर आपने निकाला था स्लोप, ठीक है। यहाँ से अगर ये फॉर्म थी तो इसके स्लोप में आपने देखा आर्गुमेंट का मतलब एंगल किससे निकलता है, स्लोप से ही निकलता है। या आप यूँ कह सकते हैं एंगल से ही स्लोप निकल सकता है। तो ये जो आपके पास लाइन होगी, इस लाइन का हम स्लोप निकालते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा, लाइन की इक्वेशन होती है जर्नल फॉर्म के अंदर AX + BY प्लस में C = 0। ये कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन है उसका स्लोप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। जर्नल फॉर्म के अंदर, अलजेब्रा के अंदर या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल टूल्स में, ये जर्नल इक्वेशन है लाइन की। उस लाइन का स्लोप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालते हैं तो यह आ जाएगा Z1 माइनस में Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। या यहाँ पर ये आ जाएगा -A अपॉन में -A का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये बताया था कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में, वही चीज़ आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ Z विद नेगेटिव साइन। ये स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है।
तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालते हैं, कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, जनरल फॉर्म में दे रखी है, तो उसका स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए जेड कॉन्जुगेट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ ए जेड विद नेगेटिव साइन। इस फॉर्म के अंदर अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसका स्लोप क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ जेड विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आपने ये स्लोप निकाल लिया, तो यहाँ से आप रिजल्ट आ गया, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस ए अपॉन में ए का कॉन्जुगेट। या ये याद रख लेना, इस फॉर्म के अंदर कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप क्या आएगा, माइनस में कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट अपॉन में जेड का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। उसके बाद क्या आता है, अगर लाइन दो पॉइंटों से पास हो रही है Z1 और Z2 से, उसका स्लोप आएगा ये Z1 माइनस में Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट माइनस में Z2 का कॉन्जुगेट। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपके पास। क्या कहता है, अगर कोई भी दो लाइन दे रखी हैं कॉम्प्लेक्स, उसका स्लोप जो है उसको कॉम्प्लेक्स स्लोप बोल देते हैं। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो कॉम्प्लेक्स स्लोप्स हैं आपके पास दो लाइंस के आर्गेंट प्लेन के अंदर। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी दो लाइन है, दोनों एक का स्लोप ओमेगा 1 है, दूसरे का स्लोप ओमेगा 2 है। तो कहता है अगर लाइंस आपके पास पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का सम 0 होगा। वैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, आपके पास लाइन के अंदर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है, वो कोऑर्डिनेट के अंदर है। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, और दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप की गुणा -1 होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपके पास कोई भी दो लाइन आ जाती हैं तो अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का सम 0 आएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आपके पास कोई भी एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उस लाइन के पैरेलल अगर आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है या उस लाइन के परपेंडिकुलर आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या होगा। जैसे कि आपके पास ये कोई भी गिवन लाइन है, तो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो अब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अभी आपको ये बताया है, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर आपके पास कोई भी दो लाइन से पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अब स्लोप आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट और कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो जेड कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट और जेड ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी आपके पास लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि स्लोप इन्हीं से निकलता है। तो ये आपके पास सेम रहेगी। अगर ये चेंज हो जाता है, जेड कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट और जेड का आपके पास कोफिशिएंट अगर चेंज हो जाएगा तो स्लोप चेंज हो जाएगा, लेकिन लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल आना चाहिए। तो ये वैल्यू सेम रहेगी। इस बी की जगह पे आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमें ले सकते हैं, एम ले लिया, लेकिन उस एम की जो वैल्यू है आपके पास है, उस m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस में a कॉन्जुगेट अप इंटू Z1 प्लस में a कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। या माइनस में ये वैल्यू है, इसको अगर सोल्व करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस में ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ a कॉन्जुगेट इंटू में Z1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। दूसरा क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन निकालते हैं उसकी इक्वेशन ये आएगी। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, कांस्टेंट पिछले वाले में m रखा था, यहाँ पर लैम्डा रख दिया, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी। ये कैसे आया देखिएगा। अब दो लाइन्स, हम एक लाइन ये ले लेके इस फॉर्म वाली लेके चलेंगे, एक जनरल फॉर्म के अंदर लेके चलेंगे, और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। तो एक का स्लोप ये होगा, दूसरे का स्लोप ये होगा, दोनों के स्लोप का सम करेंगे, ये प्लस ये, और उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का सम क्या होगा, 0 होगा। तो ये स्लोप प्लस में ये स्लोप 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने आप आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू ये बन जाएगी।
उसके बाद क्या कहता है, जैसे अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था आपने, किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ये आपके पास कोई भी पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में रखते हैं, अपोन में एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये जो पॉइंट है, ये आपके पास जेड नोट ले लिया, कोई भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ये लाइन की इक्वेशन ले ली। ए आपके पास जेड कॉन्जुगेट प्लस में ए कॉन्जुगेट जेड प्लस बी इजिकल टू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, तो जेड नोट पॉइंट रखेंगे जेड की जगह पे, जहाँ पर जेड है वहाँ पर जेड नोट रखेंगे। अपोन में आपके पास जेड और जेड कॉन्जुगेट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस में ए कॉन्जुगेट मोड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ ए। तो किसी आपके पास किसी पॉइंट से किसी लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का आपके पास क्या होता है, इसके ऊपर मोड वैल्यू लगा दें, ए जेड कॉन्जुगेट प्लस में ए कॉन्जुगेट जेड नोट प्लस में बी अपोन में ट्वाइस ऑफ ए मोड ऑफ ए, और सारे का मोड, ये आपके पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास a प्लस आइटा b अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका हम लॉगरिथम निकालते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा था भाई, जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, log x टू द बेस a, तो यहाँ पर x आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी अगर हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग जो फंक्शन पढ़े हैं, जो फंक्शन में आपके पास बताया था, हम जो भी फंक्शन पढ़ेंगे वो रियल फंक्शन पढ़ते हैं, उसकी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आप काम करेंगे तो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसकी डोमेन कोडोमेन रेंज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। तो कहता है log ऑफ ए प्लस आइटा बी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और बाहर है इसके लॉगरिथम, log ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, प्लस में आइटा tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, log ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट क्या होगा, जब z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने a प्लस आइटा b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट होगा तो वो आपके पास मोड z होगा। तो log ऑफ a प्लस आइटा b, z अगर a प्लस आइटा b है तो log ऑफ z बोल सकते हैं इसको, log z इजिकल टू log ऑफ मोड z प्लस आइटा tan इनवर्स b अपॉन में a। अब tan थीटा की वैल्यू b अपॉन में, यहाँ से आर्गूमेंट निकालते हैं तो tan थीटा होता है b अपॉन a का मोड, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स b अपॉन में a। तो आइटा इंटू में ये क्या आ जाएगा आपके पास, आर्गूमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए z। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा log z इजिकल टू log ऑफ ए मोड z प्लस में आइटा इंटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ ए z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लॉगरिथम लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करवाया था आपको आइटा की पावर आइटा, ये हमने पहले दूसरे तरीके से करवाया था, अब इसको हम लॉगरिथम से भी करवाते हैं। जैसे इसको आपने मान लिया a कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, या z मान लेंगे, आइटा की पावर है आइटा है, दोनों साइड में लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा log a, क्योंकि पावर को लॉगरिथम ही ख़त्म करता है, ये लॉगरिथम में आपने करवाया था। तो log ऑफ आइटा की पावर आइटा, तो यहाँ से आ जाएगा log a आइटा आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा log आइटा, तो log ऑफ a कितना आ जाएगा, यहाँ से आइटा इंटू में log आइटा, log ऑफ आइटा वाला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आइटा के ऊपर log आइटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, z इजिकल टू a प्लस आइटा b है, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब जाकर log आपके पास है ये जो z है आपके पास आइटा बन जाएगा। ये था ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b, तो जी अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो तभी z इजिकल टू आइटा आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे भाई, log ऑफ मोड z कितना आएगा, मोड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,
log 1 आपके पास है 0, तो log 1 प्लस में आयटा और इसका आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा आयटा का π/2, तो log a की वैल्यू आ जाएगी आयटा इंटू 0 प्लस आयटा π/2, तो ये आपके पास देखिएगा log a इजिकल टू log आयटा को हम लिखेंगे, अगर ये आप प्रॉपर्टी आप लगाते हैं log z की आपके पास log 1 प्लस में आयटा इंटू ये मैग्नीट्यूड है और ये आर्ग्यूमेंट है, तो log 1 0 आ जाएगा आयटा π/2, तो log ऑफ a इजिकल टू आयटा स्क्वायर है π/2, और आयटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1 इंटू में π/2, तो log a आ गया माइनस का π/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका बेस क्या है e, तो इसका बेस e है, कुछ भी बेस नहीं है तो बेस हमेशा ई लेके चलना है, आपने मैथ के अंदर ध्यान रखना भी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ई की, ये सारा आपके पास ई की पावर में चला जाएगा, लॉग हट जाएगा, ई की पावर माइनस में π/2। ये दूसरे तरीके से आपने लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट लगाकर आयटा की पावर आयटा को सोल्व किया है, और ऐसे ही हम पहले दूसरे मेथड से भी इस आयटा की पावर आयटा को आयलर फॉर्म से सोल्व करके दिखाया था, अगर आपको ध्यान हो तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और लॉगरिथम वाले कॉन्सेप्ट से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ई की पावर माइनस π/2। तो ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।